नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लास से दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, सभी मस्त होंगे। सभी को राम राम दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो अपनी सीरीज चल रही है वो चल रही है BSESCL, यानी बिहार के अंदर जो लाइनमैन है वो। दोस्तों ये तैयारी राजस्थान के अंदर जो लाइनमैन है उसके लिए भी रहेगी, NCL के लिए भी रहेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, और आज क्लास नंबर है मेरे दोस्तों 2। क्लास नंबर है 2। यदि 1 नंबर क्लास आपने डीसी जनरेटर की नहीं देखी है तो मेरे दोस्तों पहले वो क्लास देख लीजिए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। और 20 दिन 20 चैप्टर ले रहे हैं, जिसमें आज डीसी मोटर का चैप्टर रहेगा और डीसी मोटर की पूरी व्याख्या सहित पूरा यहाँ पे एनालिसिस करेंगे दोस्तों। आइए यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ये आ चुका है डीसी मोटर का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न क्या है आइए देखते हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझेंगे दोस्तों। यहाँ पे कोई मोटर डीसी मोटर है, ठीक है, कह रहा है कोई मोटर डीसी मोटर है, यह मोटर किस भाग को देखकर पता किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जैसे ये मोटर है और हमको कैसे पता चलेगा कि ये डीसी मोटर है। दोस्तों कौन से भाग को देखकर पता चलेगा? शाफ्ट को देखकर, फ्रेम को देखकर, स्टेटर को देखकर और कम्यूटेटर को देखकर। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं बेसिक की ओर लेके चलता हूं आपको। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपन डीसी मोटर। तो यहाँ पे मैं बात करता हूं डीसी मोटर क्या चीज है। दोस्तों डीसी मोटर एक ऐसी मोटर है जो यांत्रिक यानी वैद्युतिक ऊर्जा को, वैद्युतिक कौन सी, डीसी वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि डीसी विद्युत ऊर्जा, कौन सी, डीसी विद्युत ऊर्जा, डीसी विद्युत ऊर्जा को किस में बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगी। ये यांत्रिक ऊर्जा के अंदर दोस्तों बदलती है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि जो डीसी मोटर होती है, डीसी मोटर की जो दोस्तों रेटिंग होती है ना, अरे रेटिंग आपसे पूछेगा कि डीसी मोटर की जो रेटिंग होती है किसमें होती है, तो मैं कहूंगा मेरे दोस्तों एचपी में होती है। और एचपी नहीं मिले तो बोलो क्या बोला जाएगा, किलोवाट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेरे दोस्तों अब मैं बात करता हूं जैसे संरचना पे थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं कहूंगा ये इसका भाग होता है जो बाहरी आवरण यानी कि बॉडी होती है। इसके अंदर की ओर चलते हैं तो दोस्तों स्टेटर होता है, और स्टेटर के अंदर यहाँ पे इस प्रकार के क्या लगेंगे दोस्तों, फील्ड पोल देखने को मिलेंगे। अरे क्या मिलेंगे? फील्ड पोल देखने को मिलते हैं। और मेरे दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूंगा कि यहाँ पे ये वाइंडिंग की जाती है। क्या की जाती है? तो ये फील्ड वाइंडिंग होती है। और फील्ड वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? तो मैं कहूंगा मेरे दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। यहाँ पे ये डीसी सप्लाई देंगे। कौन सी सप्लाई देंगे? डीसी सप्लाई देंगे। तो यहाँ पे इसका कार्य होता है चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना। अरे क्या होता है? तो मैंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना होता है। और इसके अंदर मेरे दोस्तों यहाँ पे ये भाग होता है घूमने वाला, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसको आर्मेचर कहते हैं। और आर्मेचर के जस्ट पास में मेरे दोस्तों क्या देखने को मिलेगा? तो मैं कहूंगा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये कम्यूटेटर होता है। ये क्या होता है? कम्यूटेटर होता है। और कम्यूटेटर के ऊपर दो क्या लगी होती है? तो मैं कहूंगा मेरे दोस्तों यहाँ पे ये 2 ब्रश लगी होती है। ये क्या लगी होती है? 2 ब्रश लगी होती है। और यहाँ पर ध्यान रखना कि जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ये आर्मेचर वाइंडिंग कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ी होती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर एक तार आपका ये आ गया यहाँ पे, और एक तार दोस्तों ब्रश का ये आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ आर्मेचर को भी सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी डीसी मोटर होती है ना, ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। तो मैं कहूंगा दोस्तों ये जो डीसी मोटर होती है ये स्वचालित होती है। क्या होती है? अस्वचालित मोटर होती है। इस चीज को ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये आर्मेचर है, और आर्मेचर पर सप्लाई देंगे तो किसके द्वारा देंगे? तो हम कहेंगे कम्यूटेटर के द्वारा दी जाती है। तो यहाँ पे कम्यूटेटर क्या काम करेगा कि
कम्यूटेटर, इस डीसी मोटर के अंदर जो कम्यूटेटर काम करेगा ना, ये डीसी टू क्या करेगा, एसी करेगा दोस्तों। यहां पे जो कम्यूटेटर काम करेगा वो डीसी को किस में बदल देगा, एसी में बदल देगा, और आर्मेचर पर ओनली फॉर एसी आती है। तो यहां पे हम कहेंगे कि इसके आर्मेचर पे भी सप्लाई दी जाती है और इसके फील्ड वाइंडिंग पे भी सप्लाई दी जाती है। फील्ड वाइंडिंग जो होती है उस पर डीसी दी जाती है, और आर्मेचर होता है इस पर दोस्तों कौन सी मिलेगी, तो हम कहेंगे एसी प्राप्त होती है, यानी एसी अंदर दी जाती है। यहां पे ये डीसी मोटर होती है, ये डीसी जो मोटर होती है इसमें कौन से फ्लेमिंग का कौन सा नियम काम करता है, तो मैं कहूंगा कि इसमें फ्लेमिंग का बायां हाथ कार्य करता है दोस्तों। कौन सा हाथ काम करता है, बायां हस्त नियम कार्य करता है। तो यहाँ पे बायां हस्त यानी ये हाथ काम करेगा। जो अंगूठा होता है ये आर्मेचर के घूमने की दिशा को बताता है, यानी इस पे जो बल लगेगा वो बल की दिशा को बताता है। पहली अंगुली किसको दर्शाएगी, तो ये चुंबकीय जो फील्ड होते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो पहली अंगुली दर्शाती है। और जो इस वाइंडिंग यहां से सप्लाई दे रहे हैं, ये सप्लाई दे रहे हैं, तो आर्मेचर पर जो ईएमएफ लगेगा वो ईएमएफ की जो दिशा होती है, ईएमएफ जो होता है धारा होती है जो हम दे रहे हैं, वो दूसरी अंगुली दर्शाती है दोस्तों। बोलो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। तो मैं कहूंगा यहाँ शाफ्ट सबके अंदर होती है, फ्रेम सबके अंदर होगा स्टेटर, लेकिन कम्यूटेटर किस में होगा, तो मेरे दोस्तों केवल डीसी मोटर में कम्यूटेटर होता है, एसी मोटर के अंदर कम्यूटेटर नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। बोलो दोस्तों समझ में आया। तो यहाँ पे अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डीसी जो मोटर के अंदर जो कम्यूटेटर होता है, ये कम्यूटेटर किसका बना होता है, तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पे हार्ड ड्रॉन कॉपर का यहाँ पे बना होता है। यहाँ पे मैं कहूंगा दोस्तों, यहाँ पे कृषित कठोर तांबा का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। बोलो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, आपको आया। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, हार्ड ड्रोन कॉपर का बनाया जाता है कम्यूटेटर, और ये क्या काम करता है, डीसी को एसी में बदलता है डीसी मोटर में। वैसे कम्यूटेटर का जो होता है ये एसी को डीसी में बदलता है, लेकिन वो डीसी जनरेटर में बदलेगा। क्लियर दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं आगे, और यहाँ पे दोस्तों आगे कह रहा है कि बैक पॉइंट खालिस्तान का विरोध करता है। बैक ईएमएफ खालिस्तान का विरोध करता है। दोस्तों यहाँ पे बैक ईएमएफ क्या होता है, आइए समझते हैं। बैक ईएमएफ जो होता है इसका फॉर्मूला होता है मेरे दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे फाई जेड एन पी अपॉन में 60 ए। क्लियर, ये लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। तो बैक ईएमएफ बराबर होता है फाई जेड एन पी अपॉन 60 ए। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों ये फाई क्या है, तो मैं कहूंगा फाई होता है यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स। क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स। जेड बराबर क्या होता है, तो मैं कहूंगा चालकों की संख्या। एन क्या है, तो मैं कहूंगा गति होती है, ये आरपीएम होती है। P4 यहाँ पे पोल होता है दोस्तों। A4 होता है यहाँ पर समांतर पथों की संख्या होती है। अब दोस्तों आप खुद देख लीजिए कि जो बैक ईएमएफ है किसका विरोध कर रहा है। ये तो दोस्तों समानुपाती है, तो बैक ईएमएफ बोलो यहाँ पे A4 ईएमएफ यानी समांतर पथों की संख्या का क्या करेगा, एक विरोध करेगा। लेकिन इस फॉर्मूले से यहां से पता नहीं चलेगा। अब देखो दोस्तों पहले यहां समझ लीजिए, जो मेरा बैक ईएमएफ होता है इसको मैं क्या कहूंगा, तो मैं इसको काउंटर ईएमएफ भी कहते हैं। इसी को मेरे दोस्तों यहाँ पे विपरीत ईएमएफ भी कहते हैं, विपरीत ईएमएफ भी कहते हैं। इसी को दोस्तों विरोधी क्या कहते हैं, विरोधी ईएमएफ भी कहते हैं। इसी को ध्यान रखना, विपरीत कह दिया, आरोपित, सॉरी यहाँ पे ये काउंटर ईएमएफ हो गया, बैक ईएमएफ, इसे क्या कहेंगे, तो मैं कहूंगा बैक ईएमएफ भी कहते हैं। काउंटर कह दीजिए, विपरीत कह दीजिए, विरोधी कह दीजिए और बैक ईएमएफ कह दीजिए। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, ये क्वाइल होती है, ठीक है, और यहाँ पे ये आप डीसी दे रहे हो,
ठीक है, यहां जैसे डीसी देते हो तो यहां पे होता है आरोपित ईएमएफ, यहां पे कौन सा होता है, आरोपित ईएमएफ होता है दोस्तों, आरोपित ईएमएफ होगा। तो यहां पे एक ईएमएफ और उत्पन्न होता है दोस्तों, यहां पे जो ईएमएफ उत्पन्न होगा वो इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। तो यहां पे मैं कहूंगा ये बैक ईएमएफ है, और बैक ईएमएफ होता है वो आरोपित ईएमएफ का क्या करता है, विरोध करता है। यहां पे ये ऊपर से ये आएगा, ये इधर जाएगा। आरोपित ईएमएफ को ही दोस्तों अपन क्या कहते हैं, तो मैं लागू ईएमएफ भी कहता हूं इसको, क्या कहते हैं, लागू ईएमएफ भी कहते हैं। तो दोस्तों यहां पे लागू ईएमएफ का क्या करेगा, ये विरोध करता है। बैक ईएमएफ जो होता है, लागू ईएमएफ होता है यानी आरोपित ईएमएफ का, तो यहां पे जो लागू ईएमएफ होता है ये ज्यादा होता है, और बैक ईएमएफ दोस्तों क्या होता है, कम होता है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बैक ईएमएफ की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है, तो दोस्तों ध्यान रखना कि बैक ईएमएफ की जो दिशा आपसे पूछी जाए तो बैक ईएमएफ की दिशा दाहिने हाथ से ज्ञात करते हैं, दाहिने हाथ से क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं बैक ईएमएफ की दिशा। ये चीज ध्यान रखिएगा। किस किस पर निर्भर होता है बैक ईएमएफ, तो मैं कहूंगा कि चुंबकीय फ्लक्स, चालकों की संख्या, यहाँ पे एन यानी गति और पोल की संख्या के तो समानुपाती होता है, लेकिन समांतर पथों की संख्या के ये विलोम अनुपाती होता है। बोलो दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया, आया तो आगे चलिएगा। यहां पे बात करते हैं दोस्तों, अगला जो पॉइंट आता है, यदि सीरीज फ्लक्स उसी दिशा में है जिसमें शंट फ्लक्स है तो मोटर को किस प्रकार का कहा जाता है। दोस्तों यहां पे मोटर के प्रकार की बात आती है, आइए समझते हैं। सबसे पहले मैं दोस्तों बात करता हूं यहां पे प्रकार, डीसी मोटर के प्रकार की मैं बात करता हूं दोस्तों, कौन कौन से प्रकार होते हैं। नंबर 1 लेता हूं मैं यहां पे श्रेणी मोटर। कौन सी मोटर दोस्तों, श्रेणी मोटर। अब श्रेणी मोटर में क्या होता है समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे मैं कहूंगा दोस्तों आर्मेचर होता है, आर्मेचर के पास में कम्यूटेटर होता है, उस पे 2 ब्रश लग जाती है, और यहाँ पे सीधा ये क्या होती है, फील्ड वाइंडिंग होती है, और फील्ड वाइंडिंग को सीधा हम सप्लाई से जोड़ देते हैं दोस्तों। ये लो, ये सप्लाई होती है। तो ये मोटर कौन सी कहलाएगी, आपकी डीसी सीरीज मोटर कहलाती है। कौन सी मोटर कहलाएगी, डीसी सीरीज मोटर कहलाती है। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, तो ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है। नंबर 2 आती है दोस्तों, कौन सी, शंट मोटर। कौन सी आती है, शंट मोटर होती है। शंट मोटर में क्या होता है, ये आर्मेचर होता है, और यहाँ पे ये क्या होता है, कम्यूटेटर। कम्यूटेटर पर 2 ब्रश लग जाती है, और जिसको हम सप्लाई से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं, सप्लाई से जोड़ देते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, एक वाइंडिंग होती है, और वो जो वाइंडिंग होती है इस आर्मेचर के समांतर क्रम में पतले तार की होती है और अधिक लपेट के लगाई जाती है, तो ये वाइंडिंग कहलाती है शंट वाइंडिंग, और इसे शंट फील्ड वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो वाइंडिंग होती है ये आपके मोटे तार कम लपेट की होती है, जबकि यहाँ पे ये जो वाइंडिंग होगी ना, ये आपके पतले तार और अधिक लपेट की होती है। क्लियर यहाँ पे, कोई डाउट किसी को, तो ये है हमारी शंट वाइंडिंग। कौन सी है, शंट वाइंडिंग होती, सॉरी शंट मोटर होती है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे अब नेक्स्ट मोटर की, तो नेक्स्ट मोटर होती है यहाँ पे कौन सी, 3 नंबर, और 3 नंबर में आती है कंपाउंड मोटर। कौन सी आती है, तो मैं बात करूंगा दोस्तों कंपाउंड मोटर। ये लो, और कंपाउंड जो मोटर होती है ये कितने प्रकार की होगी दोस्तों, 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे जो मोटर होगी आपकी नंबर 1 यानी ए मोटर जो होगी, एक होती है दोस्तों यहाँ पे कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, और नंबर 2 होती है दोस्तों यहाँ पे डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है, और एक होती है कम्युलेटिव मोटर। अब दोनों को ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पे फर्क क्या है, क्योंकि सीरीज और शंट जो मोटर होती है इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही ये होता है, दोनों को मिलाकर ही बनाया जाता है दोस्तों। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बात करेंगे कि ये तो होता है हमारा आर्मेचर, और फील्ड वाइंडिंग जो होती है ना, इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांट दिया जाता है। तो एक जो टुकड़ा होता है, यहाँ पे मैं बात करूंगा, एक टुकड़ा होता है आपका यहाँ पे लगा दिया आर्मेचर के श्रेणी क्रम में दोस्तों। किसमें लगा दिया मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, यहाँ पे किस क्रम में लगा दिया, तो यहाँ पे ये आर्मेचर के श्रेणी क्रम में लगा दिया दोस्तों, ये लो। और एक जो टुकड़ा होता है वो इसके समांतर क्रम में लगा दिया, और ये समांतर क्रम में लगा दिया दोस्तों, ये लो। और जब इसको जोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे ये मोटर तैयार हो जाती है मेरे दोस्तों। कौन सी मोटर तैयार हो जाती है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे आपकी ये मोटर तैयार हो जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कम्युलेटिव। अब ये पता कैसे चलेगा कम्युलेटिव है, तो मैं कहूँगा मेरे दोस्तों यहाँ पर ये जो है, ये तो है सीरीज फील्ड, और ये जो है ये है शंट फील्ड। कौन सी फील्ड है, शंट फील्ड होता है। तो सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों होती है, और दोनों का यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स होता है, दोनों का यहाँ पे जो चुंबकीय फ्लक्स होगा ना, वो एक ही दिशा में होगा, जुड़ने वाले स्वभाव का होगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कम्युलेटिव कहते हैं, क्योंकि इसके घुमाव दिशा है वो एक ही दिशा में है। तो इसका चुंबकीय क्षेत्र और इसका चुंबकीय क्षेत्र आपस में जुड़ने वाले स्वभाव का होता है, इसलिए कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसका उपयोग रोलिंग मशीन में किया जाता है, इसका उपयोग जो पंचिंग मशीन होती है वहां पे किया जाता है। जबकि यहाँ पे मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे एक मोटर होती है, ये सॉरी आर्मेचर होता है, इसके अंदर ये होती है शंट फील्ड वाइंडिंग, और ये शंट फील्ड वाइंडिंग होती है, और एक होती है मेरे दोस्तों सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये, और इसको जोड़ दिया जाता है इस प्रकार से। और ये जो मोटर बनती है ना, ये मोटर बनती है मेरे दोस्तों कौन सी, तो मैं कहूंगा ये मोटर तैयार होती है आपकी कौन सी, तो मैं कहूंगा ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होती है। तो यहाँ पे ये होता है शंट और ये होता है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अब इसमें गौर से देखो, इसके टर्न देखो उल्टे हैं, इसके टर्न इस तरफ है, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स और इसका चुंबकीय फ्लक्स आपस में क्या करेंगे, विरोध करते हैं, और विरोध करते हैं तो वो मोटर बोलो कौन सी कहलाएगी, तो मैं कहूंगा वो मोटर आपकी कहलाती है डिफरेंशियल मोटर कहलाती है। तो यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स बनेगा ना, वो मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा, जो शंट फ्लक्स होता है माइनस सीरीज फ्लक्स होता है इसमें, जबकि इसके अंदर जो होगा ना, यहाँ पे टोटल फ्लक्स होगा वो शंट फ्लक्स प्लस में क्या हो जाएगा, सीरीज फ्लक्स होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब आपके प्रश्न पे आ जाइएगा, वो कह रहा है सीरीज फ्लक्स की जो उसी दिशा में है जिस दिशा में शंट फ्लक्स है, यानी दोनों की दिशा बोलो सेम है। अरे दोनों की दिशा सेम है तो मोटर कौन सी बनेगी, कम्युलेटिव बनती है। अरे कम्युलेटिव पे लगा दो चिन्ह, ये लो। अगर विपरीत है तो डिफरेंशियल हो जाएगा, विपरीत है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा। ऐसा दे दे तो ये सीरीज, और इस प्रकार से दे दे तो ये शंट। मैंने पूरी मोटर के प्रकार का दोस्तों जिक्र कर दिया है इस प्रश्न के अंदर। यहाँ पे प्रश्न की संख्या को ध्यान में मत देखिएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा निचोड़ है वो देखेगा कि यहाँ पे किस प्रकार का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। बस दोस्तों आपसे इसके बदले में एक ही चीज मांगता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, बस और कुछ नहीं चाहता मैं। बस आप जैसे ही शेयर करोगे तो वो अपने आप वो देखेंगे तो वो भी शेयर करोगे, और अपना छोटा सा परिवार थोड़ा सा एक बड़ा रूप ले लेगा दोस्तों। बस मैं यही चाहता हूं आपसे, और कुछ नहीं चाहता कि मैं जो मेहनत कर रहा हूं इसके बदले आपसे बस एक ही चाहता हूं कि वीडियो को लाइक करके और यहां तक आप इसको क्या कर दीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसी में मेरे को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी मेरे दोस्तों, बस यही चाहिए। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आ चुका है आपका यहाँ पे कि बिना लोड पर डीसी सीरीज मोटर की चाल खालिस्तान होती है। डीसी मोटर की दोस्तों चाल के बारे में पूछ रहा है। अरे मेरे दोस्तों यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर की बात आ रही है। सीरीज मोटर को हम कहते हैं दोस्तों श्रेणी मोटर, और इसे ही कहते हैं
यहाँ पे श्रृंखला मोटर कहते हैं। अरे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, श्रृंखला मोटर के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने बनाया था यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पे ये फील्ड वाइंडिंग जोड़ी जाती है इस प्रकार से। तो ये जो दोस्तों फील्ड वाइंडिंग होती है, अरे मेरे दोस्तों यहाँ पे ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है ये मोटे तार की होती है। मोटे तार कम लपेट की होती है, लपेट, तो ये कम लपेट की होती है। जब आर्मेचर वाइंडिंग होती है ये तो मोटे तार की ही होती है। आर्मेचर वाइंडिंग होती है मोटे तार की ही होती है। यहाँ पे मैं दोस्तों उपयोग की बात करता हूं कि इस मोटर का उपयोग कहां करेंगे दोस्तों। इसका हम प्रयोग करते हैं क्रेन के अंदर, यहाँ पे क्रेन के अंदर प्रयोग करते हैं। इसी का प्रयोग दोस्तों ट्रेन के अंदर करते हैं। इसी का प्रयोग होएस्ट के अंदर करते हैं। इसी का ट्रैक्शन, किसके अंदर, ट्रैक्शन, तो ट्रैक्शन के अंदर प्रयोग करते हैं। इसी का प्रयोग दोस्तों होएस्ट हो गया लोकोमोटिव के अंदर करते हैं। यहाँ पे लोकोमोटिव विभाग के अंदर भी इसी का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मैं ये कहूंगा अधिक खिंचाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी जो भारी लोड होता है, क्या भारी लोड के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे हम इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसकी जो गति होती है ना, वो दोस्तों लोड के क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है। अब दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं लोड को शून्य कर देता हूं तो इसकी गति बोलो क्या हो जाएगी, अनंत। अरे दोस्तों यहाँ पे ये विलोम है, उल्टा है, बकरी का बकरा दिन का रात होता है, इसी प्रकार गंडक का गंडकड़ी होता है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो लोड होता है, ये लोड है जो गति के क्या होता है, विलोम अनुपाती होता है। जी हाँ, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है तो पढ़िएगा, मैं तो डायलॉग दूंगा, आपको माइंड में सेट करूंगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो लोड होता है, ये लोड गति के विलोम होगा। ये जीरो है तो ये अनंत है, और ये अनंत है तो गति क्या हो जाएगी दोस्तों, जीरो हो जाएगी। मैं बात करूंगा कि लोड जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो गति घट जाती है, और ये कह रहा है बिना लोड के, भाई साहब लोड है, बिना लोड के गति हमारी अनंत हो जाएगी। अरे ठोक दो, अनंत हो जाएगी, गति क्या हो जाएगी, अनंत। इसलिए कभी भी सीरीज मोटर को बिना लोड के नहीं चलाया जाता दोस्तों, इसे हमेशा फुल लोड पर चलाया जाता है। तो हम कहेंगे कि जो मोटर होती है इसे हमेशा किस पर चलाया जाता है, तो फुल लोड पर चलाया जाता है। इसको बिना लोड के कभी भी नहीं चलाया जाता, क्योंकि इसकी गति क्या हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है, और वहां पे आर्मेचर की जो वाइंडिंग हो जाती है वो उखड़ जाती है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे श्रेणी जो मोटर होती है, इस श्रेणी मोटर को दोस्तों किस पर चलाया जाता है, फुल लोड पर, और कौन से स्टार्टर के द्वारा चलाया जाता है, तो ध्यान रखना 2 पॉइंट स्टार्टर के द्वारा चलाया जाता है, जिसे ड्रम स्टार्टर भी कहा जाता है। कौन सा स्टार्टर, ये ड्रम स्टार्टर भी कहते हैं, इस चीज को ध्यान रखना। और इसकी जो दोस्तों गति नियंत्रण होती है, गति नियंत्रण जो होती है, गति नियंत्रण होती है, वो 5 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से, 5 प्रकार से होती है। यहाँ पे मैं बात करूंगा एक जो आपके कौन सा, आर्मेचर डाइवर्टर, यहाँ पे आर्मेचर डाइवर्टर। दूसरा होता है फील्ड डाइवर्टर, फील्ड डाइवर्टर। तीसरा होता है यहाँ पे सप्लाई नियंत्रण, सप्लाई वोल्टेज होता है, सप्लाई वोल्टेज होता है। नंबर 4 यहाँ पे श्रेणी समांतर होता है, श्रेणी समांतर होता है। और नंबर 5 दोस्तों फील्ड टैपिंग विधि होती है, फील्ड टैपिंग विधि होती है। तो 5 प्रकार से हम क्या करते हैं, गति नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ पे ये 5 प्रकार होते हैं दोस्तों, किसके, गति नियंत्रण के। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 5 नंबर। तो डीसी शंट मोटर में नो लोड से फुल लोड तक, हालांकि शुरुआत में आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप और प्रेरित विद्युत धारा यानी बैक ईएमएफ, विद्युत वाहक बल के कारण गति में थोड़ी कमी आती है, लेकिन अंत में क्या हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, तो
तो विद्युत भाग थोड़ी गति कमी आती है और अंत में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो हमारी शंट मोटर होती है, शंट मोटर होती है, शंट मोटर, शंट मोटर होती है, तो शंट मोटर के अंदर ये क्या होता है, यहाँ पे ये फील्ड वाइंडिंग होती है और ये लीजिए और यहाँ अपन सप्लाई से जोड़ देते हैं, ये हमारी शंट मोटर होती है। दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, लोड का मान कम ज्यादा करने पर जो लोड धारा बढ़ेगी वो सीधी किधर से जाएगी, तो हम सीधा कहेंगे कि भैया वो धारा जो होगी ना वो सीधी इसमें से गुजर जाएगी और यूं चली जाएगी, यानी इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चुंबकीय फ्लक्स, इसका जो फ्लक्स रहेगा, फ्लक्स जो होता है वो मेरे दोस्तों क्या रहेगा, इसका स्थिर रहता है, और फ्लक्स स्थिर रहता है तो दोस्तों गति भी क्या रहती है, स्थिर रहती है। अरे फ्लक्स स्थिर रहता है तो गति भी क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो लोड को चाहे तो बढ़ाओ और चाहे घटाओ, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि जब यहाँ पे IL यानी लोड का मान बढ़ाया जाता है तो गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, समझते हैं दोस्तों। धीरे धीरे लोड का मान बढ़ाया जाता है, गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब लोड का मान अधिक बढ़ा दिया जाता है तो वोल्टेज ड्रॉप के कारण गति थोड़ी सी क्या हो जाती है, नीचे झुक जाती है। तो मैं कहूंगा यहाँ पे जो गति होती है ये स्थिर रहती है। अरे क्या रहती है, स्थिर, और स्थिर कितनी रहती है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे 95% से 98% गति रहती है। तो यहाँ पे घटती है लेकिन कितनी डिक्रीज होती है, तो 2 से 5% घटती है दोस्तों, घटती है। कितनी, तो मैं कहूंगा मात्र 2 से 5% दोस्तों घट जाती है, थोड़ी कमी आती है। अंत में जो गति होती है स्थिर रहती है, बढ़ती है, कम हो जाती है, शून्य हो जाती है, शून्य नहीं होती है, बढ़ती नहीं है। अब बात आती है स्थिर रहती है और कम हो जाती है। तो पहली प्राथमिकता में कम हो जाती है, स्थिर रहती है। अगर ये थोड़ी सी कम होती तो मैं कहता थोड़ी सी कम रहती है, तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी स्थिर रहती है। क्लियर, पहले कह रहा है थोड़ी सी कमी आ जाती है लेकिन अंत में क्या रहती है, तो यहाँ पे स्थिर रहती है। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बना है इसको क्या कहेंगे, इसे कहते हैं दोस्तों ड्रूपिंग। क्या कहेंगे, इसे ड्रूपिंग कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, झुकवा कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, झुकवा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो ग्राफ है अन्य कौन सी मोटर के समान होता है, ऐसा ग्राफ और कहां देखने को मिलता है, तो दोस्तों ये आपके पिंजरा प्रेरण मोटर के अंदर भी ये देखने को मिलता है ऐसा ही। तो यहाँ पे डीसी संट और पिंजरा दोनों का जो गति लोड का जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल क्या रहता है मेरे दोस्तों, सेम रहता है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं, और अगला प्रश्न आता है कि मोटर के स्टेटर की संरचना कैसी होती है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसमें तो ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा, ये मोटर की बॉडी होती है, ये मोटर की इस प्रकार से बॉडी होती है। यहाँ पे तो ये बॉडी होती है, तो इसके अंदर ही तो स्टेटर रहेगा। तो दोस्तों स्टेटर भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये लो, ये स्टेटर रह गया और इसके अंदर इस प्रकार से क्या होते हैं, यहाँ पे ये पोल होते हैं। तो मैं कहूंगा ये जो होता है ये कैसा होता है, वलयाकार ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तो फिर क्या मिलेगा, बेलनाकार क्या, वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाएगा कि ये क्या है, तो हम कहेंगे भैया ये स्टेटर होता है। ये क्या है, तो मैं कहूंगा ये तो बॉडी है। ये तो क्या है, बॉडी, और बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टेटर होता है। स्टेटर किसका बना होता है, तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से। किसका, तो बात करेंगे यहाँ पे सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बना होता है। लेमिनेटेड पत्तियों से ये इस प्रकार से बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है जो स्टेटर होता है
तो स्टेटर के अंदर यहाँ पे मेरे दोस्तों ये क्या होते हैं, फील्ड पोल लगे होते हैं और इस पर वाइंडिंग करते हैं, इस पर वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग को हम क्या देते हैं, सप्लाई देते हैं और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है और चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है। इसके बीच में क्या होता है, घूमने वाला भाग आर्मेचर होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वलयाकार यानी बेलनाकार हो जाता है। क्लियर दोस्तों, समझ में आया होगा आपको, आई होप। तो यहाँ पे नेक्स्ट अगला प्रश्न है, एक डीसी मोटर में स्टार्टर का कार्य क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देखो स्टार्टर 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 यानी इसे कहते हैं प्रवर्तक। प्रवर्तक, ठीक है। स्टार्टर यानी प्रवर्तक क्या काम करता है, आइए समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये जैसे आर्मेचर है और आर्मेचर को जब डायरेक्ट, जैसे कि ये वाइंडिंग है, ठीक है, और यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि ये जब डायरेक्ट अपन सप्लाई देते हैं तो शुरू में क्या होता है, शुरू में जो हमारी इसका जो बैक ईएमएफ होता है, यहाँ पे बैक ईएमएफ होता है नगण्य होता है, नगण्य। जब बैक ईएमएफ नगण्य होता है तो प्रतिरोध भी क्या होता है, नगण्य होता है। तो धारा का मान क्या होता है, 5 से 7 गुना बढ़ जाता है दोस्तों। धारा का मान 5 से 7 गुना हो जाएगा तो आर्मेचर वाइंडिंग क्या हो जाती है, जल जाती है। तो आर्मेचर वाइंडिंग को बचाने के लिए, इस आर्मेचर वाइंडिंग को बचाने के लिए इसके श्रेणी क्रम में यहाँ पे क्या जोड़ा जाता है, तो मैं कहूंगा प्रतिरोध जोड़ा जाता है। और ये प्रतिरोध ही स्टार्टर होता है, ये प्रतिरोध ही स्टार्टर होता है। तो यहाँ पे कहेंगे स्टार्टर का कार्य नंबर 1, मोटर को स्टार्ट करना। क्या, मोटर को स्टार्ट करना। क्लियर। यहाँ पे दूसरी चीज होता है कि मोटर को स्टार्ट करना, दूसरी चीज होता है कि जो हमारी मोटर होती है उसको ओवरलोड दोष से बचाना। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा ओवरलोड दोष से बचाना। यहाँ पे नेक्स्ट में कहूंगा शॉर्ट सर्किट दोष से बचाना। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट दोष से बचाना। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कहूंगा कि जो स्टार्टर होता है वो निम्न वोल्टेज जो होता है या ओवरलोड वोल्टेज होता है उससे भी बचाता है। तो वोल्टेज घटना, क्षेत्र परिपथों में प्रतिरोध ढालना, आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध ढालना और गति पर नियंत्रण करना। मोटर स्टार्टर का कार्य क्या है, तो मैं कहूंगा मोटर को स्टार्ट करना, ओवरलोड दोष से बचाना, शॉर्ट सर्किट दोष से बचाना। इसका दूसरा नेक्स्ट कार्य जो होगा मेरे दोस्तों, क्षेत्र परिपथ में प्रतिरोध डालना और आर्मेचर परिपथ। तो मैं कहूंगा आर्मेचर जो होता है इसके मार्ग में ही तो बाधा डाल रहा है ये। तो आर्मेचर परिपथ में, आर्मेचर परिपथ में प्रतिरोध डालना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन होता है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात करूंगा स्टार्टर के प्रकार की। पहला होता है यहाँ पे 2 पॉइंट स्टार्टर, तीसरा होता है यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर और चौथा होता है यहाँ पे 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। जो 3 पॉइंट स्टार्टर होता है ना, यहाँ पे जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है ये तो होता है आपके श्रेणी मोटर के लिए, यहाँ पे ये होता है आपके शंट मोटर के लिए और ये होता है आपके कंपाउंड मोटर के लिए। तो ध्यान रखना, जो कंपाउंड मोटर के लिए है वो इसका भी प्रयोग किया जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है, इसमें इसका भी प्रयोग किया जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पहली प्राथमिकता तो शंट 3 के लिए, शंट 4 के लिए कंपाउंड हम प्रयोग करते हैं। और ये तो ओनली फिक्स है मेरे दोस्तों, ओनली श्रेणी मोटर के लिए 2 पॉइंट स्टार्टर का ही प्रयोग किया जाता है। बोलो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर प्रश्न। यदि फ्लक्स बढ़ाया जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति के साथ साथ क्या होता है। दोस्तों मैंने शुरू में ही बताया था आपको, यहाँ पे इस तरह सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जो बैक ईएमएफ है 5ZNP/60A। दोस्तों इसके अंदर क्या क्या फिक्स है वो चीज पहले क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे मैं बात करूंगा एक तो पोल की संख्या, ठीक है, जेड की संख्या 60
और ये दोस्तों नियतांक होते हैं, जेड पी और एक आपका 60 और एक ए। ये क्या है दोस्तों, मैं बात करूंगा नियतांक। ये नियतांक होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, कांस्टेंट। अब बचा क्या है आपके पास में, तो मैं कहूंगा ई भी, एक मेरे पास में फाई बचा है और एक मेरे पास में एन बचा है। तो ये दोस्तों समानुपाती होंगे कि नहीं होंगे। मुझे तो गति चाहिए, मुझे गति चाहिए, गति चाहिए तो फाई गया भाड़ में, भाड़ बोले तो नीचे, और बैक ईएमएफ आ गया ऊपर। दोस्तों इसको गांठ बांध लेना, वेरी वेरी मोस्ट है, इसको स्टार कर लेना कि जो गति होती है वो सीधे आपके बैक ईएमएफ के क्या होती है, समानुपाती होती है। जो गति होती है यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स के क्या होती है, विलोम अनुपाती होती है। अब ये चीज अगर समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न पे आ जाओ। फ्लक्स को बढ़ाया जाता है तो डीसी शंट मोटर की गति के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे दोस्तों साफ साफ समझ में आ रहा है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि भैया फ्लक्स को क्या कर दूं, बढ़ा दूं। अरे फ्लक्स को बढ़ाएंगे, अरे तो गति में क्या हो जाएगा, गति घटेगी, सीधी सी बात है, कमी होती है। तो अगर मैं फ्लक्स को बढ़ाता हूं तो इसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाती है। तो दोस्तों यहां इससे अच्छा आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बहुत अच्छे तरीके से यहां पे भेजे में फिट बैठ गया होगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप यहां पे पढ़ रहे हो तो। क्लियर दोस्तों, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न आता है, स्प्लिट रिंग के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग की जाती है। दोस्तों मैं बात करूंगा यहाँ पे स्प्लिट जो रिंग होती है, स्प्लिट रिंग का उपनाम क्या है, इसी को कहते हैं दोस्तों कम्यूटेटर कहते हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों खंडित वलय। क्या कहते हैं, खंडित वलय। और इसे ही कहते हैं दिक् परिवर्तक कहते हैं, दिक् परिवर्तक भी इसे ही कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा कम्यूटेटर होता है, इसका काम होता है कि AC2 क्या कर देना, DC और DC2 क्या कर देना, AC कर देना। इसका कार्य तो ये होता है। लेकिन क्लियर कर दे कि भैया जनरेटर में बताओ, तो जनरेटर में AC2 क्या DC करता है, और मोटर में बताओ क्या करता है, तो ये DC2 क्या करता है, AC चेंज करता है। यहाँ पे जो DC होती है मेरे दोस्तों, ये कौन सी होती है, तो मैं बात करूंगा यहाँ पे पल्सेटिंग। तो DC कौन सी होती है, यहाँ पे पल्सेटिंग DC होती है। जो कम्यूटेटर होता है ना, ये किसकी भांति काम करता है, तो फुल वेव रेक्टिफायर की तरह काम करता है। ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह कार्य करता है। यहाँ पे जो हमारा कम्यूटेटर होता है कौन सा, तो मैं बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कम्यूटेटर होता है। ये कम्यूटेटर किस प्रकार से होता है, ये तो होता है आर्मेचर। और यहाँ पे मैं बात करूंगा इस प्रकार से ये होगा, ये इस प्रकार से ये होता है, और ये तो साफ्ट है। यहाँ पे ये कम्यूटेटर होता है ये। तो यहाँ पे इसकी एक पत्ती जो होती है, एक पत्ती को क्या कहते हैं, इसको खंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, खंड कहते हैं। और इसी को सेगमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेगमेंट्स कहते हैं, सेगमेंट्स। इसी को क्या कहते हैं, सेगमेंट्स कहते हैं। ये जो सेगमेंट्स की संख्या होती है ना, यहाँ पे क्या होता है, ये क्वाइल होती है और क्वाइल इसके ऊपर जुड़ती है। यहाँ क्वाइल होती है, क्वाइल यहाँ पे जुड़ती है। और दोस्तों जिस स्थान पर ये जुड़ती है उसे कहते हैं राइजर। क्या कहते हैं, राइजर। यहाँ पे राइजर कहते हैं। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से होता है, ये तो ये इस प्रकार से होता है, तो राइजर पर ये जुड़ती है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसमें क्वाइल संख्या बराबर होता है यहाँ पे सेगमेंट्स की संख्या, सेगमेंट। ये तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आता है कि स्प्लिट रिंग किसकी बनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बना होता है, ये सेगमेंट जो बने होते हैं, ये कठोर तांबा का बना होता है। कठोर तांबा यानी कि अपन ये कहेंगे ये हार्ड ड्रॉन कॉपर के बने होते हैं। तो राइट ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तांबा हो जाता है, हार्ड ड्रॉन कॉपर का ये बनाया जाता है। क्लियर दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे आता है कि लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा, किस क्षति पर नहीं पड़ेगा, बताइए दोस्तों।
दोस्तों कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे क्षति को मैं बता दूं, जो क्षति होती है इसको हम हानि कहते हैं, इसको हम लॉसेस कहते हैं। लॉसेस क्या कहते हैं? क्षति कह दो, हानि कह दो, लॉसेस कह सकते हो। दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा एक नए पेज पर आपको लेके चलता हूं और यहाँ पे मैं पूरा का पूरा विवरण बता देता हूं आपको। सीधा का सीधा यहाँ पे मैं बात करता हूं दोस्तों, यहाँ पे हानि, ठीक है। हानि को अपन क्या कहते हैं? क्षति कहते हैं। अब यहाँ पे जो क्षति होती है दोस्तों, समझना थोड़ा सा ध्यान से, क्षति क्या है? तो यहाँ पे मैं कहूंगा हानि। हानि बराबर जो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो इनपुट दिया जाता है ना, इनपुट जो होता है उसमें से अगर मैं आउटपुट निकालता हूं, आउटपुट यानी इनपुट और आउटपुट का जो अंतर होता है वो ही क्या कहलाती है? हानि कहलाती है। यहां आपके डीसी मोटर के अंदर जो हानि होगी वो 3 प्रकार से होती है। दोस्तों हानि कौन कौन सी होती है, आइए समझते हैं। मैं कहूंगा नंबर 1 जो हानि होगी, नंबर 1 जो हानि होगी यहाँ पे, नंबर 1 जो हानि होगी वो होती है जैसे ताम्र हानि। कौन सी हानि? ताम्र हानि होती है। ताम्र हानि को मेरे दोस्तों क्या नाम से पुकारा जाता है? तो मैं कहूंगा कॉपर लॉस। क्या कहते हैं? कॉपर लॉस कहते हैं। ये जो हानि होती है मेरे दोस्तों ये आपके लोड पर निर्भर करती है, इसलिए ये बार बार परिवर्तित होती है, इसलिए मैं इसको परिवर्तित हानि भी कहते हैं। परिवर्तित हानि के नाम से इसको जाना जाता है। इसी को मेरे दोस्तों ये आपकी वेरिएबल हानि होती है, वेरिएबल हानि कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? पर तांबा होता है, ताम्र हानि होगी, और तांबे में प्रतिरोध होता है, इसलिए इसको नाम क्या दे दिया? प्रतिरोधी हानि कहते हैं। इसी को यहाँ पे ओमिक हानि के नाम से जाना जाता है, ओमिक हानि भी कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे ये तो है उपनाम। अब बात आती है कि जो ताम्र हानि होती है, ताम्र हानि होती है किस पर निर्भर करती है? तो मैं बात करूंगा निर्भर। तो निर्भर जो होती है किस पर निर्भर होती है? तो मैं कहूंगा भैया लोड पर निर्भर करती है। यहाँ पे किस पर कार्य करती है? तो ये आपकी एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है, एसी और डीसी दोनों पर कार्य करती है। किस पर निर्भर नहीं होती? निर्भर, मैं कहूंगा निर्भर नहीं होती। अरे किस पर निर्भर नहीं होती? तो मैं कहूंगा भैया आवृत्ति। आवृत्ति पे ये निर्भर नहीं होती। आवृत्ति बढ़े तो अच्छा, नहीं बढ़े तो अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैं दोस्तों बात करूंगा यहाँ पे कि जो आपकी ताम्र हानि होती है इसका परीक्षण किससे किया जाता है? तो मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे परीक्षण। तो यहाँ पे जो परीक्षण किया जाता है ना वो किया जाता है फुल लोड टेस्ट। किस पर किया जाता है? तो मैं बात करूंगा यहाँ पे फुल लोड टेस्ट। फुल लोड टेस्ट यानी कि मैं कहूंगा यहाँ पे दोस्तों शॉर्ट सर्किट टेस्ट। क्या? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जाता है। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा सूत्र की। किसकी बात करूंगा? तो यहाँ पे मैं बात करूंगा सूत्र। और सूत्र क्या होता है? तो I² R होता है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे जो ताम्र हानि होती है धारा के वर्ग के क्या होती है? समानुपाती होती है दोस्तों। यहाँ पे ये हो गई ताम्र हानि। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लोह हानि। कौन सी हानि? लोह हानि। दोस्तों जो लोह हानि होती है ये केवल एसी पर कार्य करती है। दूसरी चीज ये आपकी जो निर्भर होती है, निर्भर जो होती है ओनली फॉर किस पर निर्भर होती है? तो मैं बात करूंगा ये फ्रीक्वेंसी पर निर्भर होती है, और ये लोड पर निर्भर नहीं होती। निर्भर नहीं होती। तो निर्भर नहीं होती किस पर? तो मैं कहूंगा लोड पर निर्भर नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी पर ये निर्भर होती है। नेक्स्ट मैं ये कहूंगा कि भैया इसका परीक्षण क्या होता है? ये परीक्षण, तो मैं परीक्षण पे कहूंगा तो परीक्षण नो लोड टेस्ट। नो लोड टेस्ट। और इसी को अपन क्या कह सकते हैं? शून्य भार परीक्षण के नाम से जाना जाता है, या ओपन सर्किट टेस्ट कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? ओपन सर्किट टेस्ट कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो आपकी लोह हानि होती है ये 2 प्रकार की होती है। तो मैं बात करूंगा दोस्तों प्रकार की। प्रकार ए होता है कौन सा?
तो यहाँ पे स्ट्रेसिस कौन सा होता है, स्ट्रेसिस, स्ट्रेसिस। तो यहाँ पे स्ट्रेसिस जो होती है इसी को हम मंदायन हानि कहते हैं, मंदायन, इसे मंदायन हानि कहते हैं और इसे ही हम दोस्तों शैथिल्य हानि भी कहते हैं। इस हानि का जो निवारण होता है ना, निवारण, वो हम क्या मिलाते हैं, 3 से 5% यहाँ पे सिलिकन, सिलिकन, सिलिकन मिलाकर, किसमें, कोर में मिलाकर। तो यहाँ पे निवारण क्या है, 3 से 5% सिलिकॉन मिला करके, कोर के अंदर मिला करके, और स्ट्रेसिस हानि को हम दूर करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो सूत्र होता है वो सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखना WH बराबर नीटा, यहाँ पे नीटा बी मैक्सिमम 1.6, यहाँ पे V होता है, F होता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है और ये हमेशा वाट के अंदर मापा जाता है। क्लियर। दूसरी आती है यहाँ पे आपकी कौन सी, तो हम बात करते हैं भंवर धारा, भंवर धारा। तो भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि जिसे हम फोकाल्टो, फोकाल्टो हानि कहते हैं, या फिर हम कहते हैं एडी करंट, एडी करंट हानि के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये जो हानि होती है इसका जो निवारण होता है वो क्या होता है, तो बात करेंगे यहाँ पे निवारण। तो निवारण क्या है, तो हम कहेंगे जो कोर होती है उस कोर को पटलित, पटलित, पटलित व लेमिनेशन, लेमिनेशन, लेमिनेशन करके किया जाता है। और पटलित और लेमिनेशन जो करते हैं इसकी जो मोटाई होती है वो 0.35 mm से लेकर के 0.50 mm तक होती है मेरे दोस्तों। इसका अगर सूत्र आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों WE बराबर होता है इसका के बी मैक्सिमम का स्क्वायर, F का स्क्वायर और T का स्क्वायर होता है। दोस्तों ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ये इसका स्क्वायर होता है। अब मेरे दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट होती है वो आती है आपकी 3 नंबर, और 3 नंबर क्या है, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों, यहाँ पे सीधा सीधा मैं बात करूं तो यांत्रिक हानि, कौन सी हानि, तो मैं कहूंगा यांत्रिक हानि। और यांत्रिक हानि होती है इसे मैकेनिकल हानि या चक्रीय हानि कहते हैं, इसे मैकेनिकल, मैकेनिकल या चक्रीय हानि कहते हैं। दोस्तों कौन सी, चक्रीय हानि के नाम से जाना जाता है। और ये जो किसके कारण होती है, तो मैं कहूंगा दोस्तों ये बेरिंग घर्षण, बेरिंग घर्षण के कारण होती है। ये आपकी वायु घर्षण के कारण होती है, वायु घर्षण के कारण होती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं कहूंगा ये आपके कम्यूटेटर व ब्रश घर्षण के कारण होती है। तो केवल बेरिंग में स्नेहक का प्रयोग करके और इसे हम कम कर सकते हैं। दोस्तों ये पूरा का पूरा यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने इसको क्या कर दिया, आपको समझा दिया है, पूरी हानि आपको बहुत अच्छे से समझा दी गई है। दोस्तों थोड़ा सा मैं ये कहूँ, जी हाँ, अब इसका आंसर तो दीजिए कम से कम। तो ये लोड परिवर्तन का प्रभाव किस हानि पर नहीं होता है, तो हम कहेंगे कि ये हानि आपको एक तो होती है यांत्रिक हानि और एक होती है आपकी लो हानि, दोनों पर लोड का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ताम्र हानि इस पे तो होता है, तो मैं कहूंगा इस पे तो यहाँ पे लोड का प्रभाव होता है, लेकिन भंवर धारा स्ट्रेसिस दोनों ही लो हानि होती है। तो बी और सी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाता है। दोस्तों ये हो ही गया पूरा का पूरा। और यहाँ पे अब समझिएगा कि डायनेमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, तो इसे क्या कहा जाता है। अरे भाई डायनेमो है, तो ये डायनेमो क्या कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अरे तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, तो ये तो मोटर बन गई। अरे क्या बन गई, तो मैं सीधा ही कहूंगा भैया ये तो मोटर बन जाती है, क्योंकि एक डायनेमो है यहाँ पे और ये विद्युत दे रहा है, विद्युत के बदले यहाँ पे हम कह रहे हैं शाफ्ट, यानी कि ये यांत्रिक ऊर्जा मिल रही है, तो ये तो मोटर के अंदर होती है, तो ये क्या कहलाएगा, मोटर कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना जो डायनेमो होता है इसमें चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय जो क्षेत्र के लिए चुंबक बनाया जाता है वो कौन सा होता है,
तो हम कहेंगे स्थायी चुंबक। कौन सा चुंबक प्रयोग करेंगे? यहाँ पे स्थायी चुंबक प्रयोग किया जाता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। और दोस्तों ये है आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का बिल्कुल न्यू फाउंडेशन बैच है दोस्तों, और ये बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट है, बिल्कुल बेसिक के साथ रहने वाला है दोस्तों। मात्र 599 रुपए में आपको यहाँ पे 3 सब्जेक्ट मिलेंगे दोस्तों। एक आपको पूरा का पूरा इलेक्ट्रीशियन, यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन पूरी की पूरी थ्योरी मिलेगी, यहाँ पे आपको ड्राइंग पूरी की पूरी मिलेगी, और दोस्तों आपको एक मिलेगा यहाँ पे बेसिक साइंस दोस्तों। यहाँ पे 3 ड्राइंग, तो यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो ये पूरी की पूरी बेसिक साइंस, ड्राइंग और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी मिलेगी। तो आज ही अभी आप क्या कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे प्ले स्टोर से आदर्श टेक्निकल क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे रजिस्टर्ड कीजिएगा। सबसे पहले रजिस्टर्ड करने के बाद वहां आप बाई कोर्स के अंदर जाइएगा और वहां पे कोर्स खरीद लीजिएगा दोस्तों। बहुत अच्छे वे में डायग्राम, वीडियो, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल के साथ में बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है। तो आप अभी डाउनलोड कीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों यहाँ नंबर है 7878408264। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, तो दोनों सुविधाएं आपके पास है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि एक मोटर द्वारा उत्पन्न की गई यांत्रिक शक्ति अधिकतम होती है जब। यांत्रिक शक्ति कब अधिकतम होगी भैया? यानी शक्ति का मतलब है यहाँ दक्षता, तो अधिकतम दक्षता मैं बात करूंगा यहाँ पे दक्षता यानी एफिशिएंसी। तो दक्षता एफिशिएंसी होती है तो आउटपुट बटा क्या होता है, मैं बात करूंगा इनपुट इनटू में 100, ये होता है दोस्तों। और यहाँ पे जो दक्षता होती है तो मैं ये भी कहूंगा कि 85% से, यहाँ पे 85 से 90% इसकी क्या होती है, दक्षता होती है। इसमें कई बार 80 से 90 आ जाता है या 80 से 95 तक आ जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 85 से 90 या 85 से 95 हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूं अधिकतम दक्षता की मैं बात करता हूं, तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या होता है, एक वोल्टेज होता है जो अपन देते हैं, आरोपित ईएमएफ जो होता है अपन देते हैं वो, और एक होता है बैक ईएमएफ। तो यहाँ पे जो बैक ईएमएफ होगा ना, वो बिल्कुल क्या होगा, यहाँ पे आधा रहेगा और ये दुगना रहेगा। तो इसको अगर बराबर करना है तो इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अधिकतम दक्षता ये होती है इसकी। तो अपन कहेंगे कि अधिकतम दक्षता में जो ईएमएफ होता है, जो वोल्टेज होता है ना, या लागू वोल्टेज होता है, वो बैक ईएमएफ का दुगुना होता है। बैक ईएमएफ का क्या होता है, दुगुना होता है। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ वोल्टेज लिख लीजिए, क्यों कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ वोल्टेज लिख लीजिएगा। तो वोल्टेज होता है ये बैक ईएमएफ का क्या होता है मेरे दोस्तों, दुगुना होता है। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि वोल्टेज और बैक ईएमएफ का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों देखो, 2 का ये बी का तो 2 हो गया, और इधर का मैं कहूं कि यहाँ पे तो 1 होता है, तो बैक ईएमएफ का तो 1 हो जाएगा और वोल्टेज का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाता है। तो ये अनुपात भी देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट किसी को नहीं। दूसरी चीज मैं यह कहता हूं कि ताम्र हानि जो होती है ना, ये ताम्र हानि अगर लोह हानि के बराबर हो, लोह हानि के बराबर होती है, तो भी अधिकतम दक्षता पर कार्य करती है। दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि जो ताम्र हानि होती है, ताम्र हानि और लोह हानि का जो अनुपात अगर 1 आ जाए, तो भी अधिकतम दक्षता पर मोटर काम करेगी। और यहाँ पे ताम्र हानि और लोह हानि का अंतर अगर 0 आ जाए, तो भी यहाँ पे ये होगा। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 शर्तें हैं, 4 में से अगर 1 का भी पालन करता है, तो यहाँ पे मेरे दोस्तों मोटर अधिकतम दक्षता पे काम करेगी। तो बैक ईएमएफ शून्य होता है, जी नहीं। बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से आधा। बैक ईएमएफ जो होता है वो लागू, देखो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है,
भाई ईबी निकाल रहा हूं तो वोल्टेज है, ये 2 नीचे जाएगा तो बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से क्या होता है, आधा होता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आधा यानी 1/2 होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। बैक ईएमएफ लागू वोल्टेज से क्या होता है, आधा होता है दोस्तों। क्लियर? तो बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रयोग यानी पंचिंग मशीन में किया जाता है। तो दोस्तों मैंने शुरू में जब मोटर के प्रकार पढ़ाए थे उस समय बताया था मैंने, यहाँ पे कंपाउंड मोटर होती है, यहाँ पे कंपाउंड मोटर होती है और ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है यहाँ पे कम्युलेटिव, तो कम्युलेटिव ये होती है, और एक होती है यहाँ पे डिफरेंशियल। तो यहाँ पे ये जो कम्युलेटिव मोटर होती है, ये तो कम्युलेटिव मोटर जो होती है यहाँ पे पंचिंग मशीन के लिए प्रयोग की जाती है। पंचिंग मशीन के साथ साथ जो रोलिंग मशीन होती है उसके लिए भी प्रयोग की जाती है। क्लियर दोस्तों? शंट मोटर है तो हम कहेंगे छोटे लोड, यहाँ पे छोटे लोड के लिए प्रयोग की जाती है। जैसे कि यहाँ पे आपका ग्राइंडर भी प्रयोग होता है, ग्राइंडर, यहाँ पे खराद मशीन भी होती है। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल जो पंप होता है वो उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं। श्रेणी जो मोटर होती है ये आपके भारी लोड पर काम करती है, भारी लोड पर कार्य करती है। ठीक है। डिफरेंशियल जो होती है ये बैटरी सेट में प्रयोग की जाती है। आइए दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, डीसी मशीन का दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर किस रूप में कार्य करता है। तो किस तरीके से कार्य करता है दोस्तों, यांत्रिक प्रतिपक का मतलब होता है यहाँ पे इन्वर्टर, तो इन्वर्टर की तरह कार्य करता है क्या, यहाँ कहेंगे यांत्रिक दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर की तरह काम करता है क्या, और धारा नियंत्रण ए या बी। दोस्तों यहाँ पे फिर मैं बता देता हूँ कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर के पहला कार्य तो हम कहेंगे एसी टू डीसी। तो एसी को डीसी में बदल रहा है, इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, तो मैं कहूँगा दिष्टकारी की तरह, यहाँ पे दिष्टकारी की तरह। क्लियर? दूसरा यहाँ पे मैं कहूँगा कि डीसी टू क्या करता है, एसी। तो डीसी को एसी में बोलो कौन बदलता है, इन्वर्टर। तो इन्वर्टर की तरह भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप कहोगे साहब ऐसे कैसे, तो ये काम तो करता है किसमें, एसी को डीसी में कब बदलता है, तो मैं कहूँगा जनरेटर में बदलता है। और ये डीसी को एसी में कब बदलता है, तो मैं कहूँगा डीसी जो मोटर होती है तब ये कार्य करता है। इसका मतलब यहाँ पे यांत्रिक दिष्टकारी और यांत्रिक जो इन्वर्टर होता है दोनों की तरह ये कार्य करता है। तो मेरे दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन होता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आता है यहाँ पे 15 नंबर, डीसी शंट मोटर का टॉर्क स्पीड अभिलक्षण वक्र क्या होता है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, ये शंट मोटर बन दी 0, और यहाँ पे किस किस के बारे में बता रहा है, टॉर्क और स्पीड के बारे में बता रहा है। ये आपकी स्पीड हो गई, ये टॉर्क हो गई, और दोस्तों यहाँ पे भाई साहब इसकी स्पीड और हर किसी नीचे झुक जाती है, तो ये इसके बारे में है। मैं बात करूंगा यहाँ पे ये स्पीड और लोड के बारे में, तो इसका जो ग्राफ रहेगा वो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा। मैं बात करूंगा यहाँ पे लोड और टॉर्क के बारे में, किसके बारे में, तो मैं यहाँ बात करूंगा टॉर्क और लोड के बारे में। तो इसका जो ग्राफ रहेगा वो रहेगा बिल्कुल सीधा रहेगा दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे रहेगा। तो ये जो नीचे आ रहा है तो मैं इसको कहूँगा ड्रूपिंग। क्या कहूँगा, ड्रूपिंग रहेगा। ड्रूपिंग यानी झुकवा या ढलवा। ये यहाँ पे ये, तो ये भी क्या है, ड्रूपिंग। और ये होता है ऊपर उठ रहा है, तो ये होता है मेरे दोस्तों राइजिंग। कौन सा है, राइजिंग। तो ये टॉर्क और लोड के मध्य पूछे तो
गति और लोड के मध्य पूछे तो गति और टॉर्क के मध्य पूछे तो इस प्रकार से है दोस्तों। यहां पे जो गति होती है, गति घटती है, लास्ट में गति क्या है, घटती है। लेकिन मैं बात करूंगा देखो नियत, ठीक है, नियत तो कितनी है 95 से 98%, क्लियर। लेकिन आपसे पूछे कि भैया दोस्तों कि गति क्या होती है, घटती है, बिल्कुल घटती है, लेकिन कितनी घटती है, तो हम कहेंगे 2 से 5% दोस्तों क्या होती है, मात्र गति घटती है। यहाँ पे नियत कितनी रहेगी 95 से 98% और गति 2 से 5% मात्र घटती है। तो क्लियर, यहाँ पे 1 ग्राफ, 2 ग्राफ और 3 ग्राफ, ये तीनों के बारे में मैंने बिल्कुल सीधा सा बता दिया। तो टॉर्क स्पीड अभिलक्षण वक्र है, समकोण अति परवल है, झुकी हुई सीधी रेखा परवल है और इनमें से कोई नहीं। तो मैं कहूंगा झुकी हुई सीधी रेखा, झुकी हुई सीधी रेखा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि डीसी सीरीज मोटर की गति एन तथा आर्मेचर धारा आई है तो क्या होगा, इनमें से बताइएगा। दोस्तों यहां डीसी सीरीज मोटर के अंदर आर्मेचर धारा और जो गति होती है, यहां इसका ग्राफ अगर देखा जाए, क्या हो गया, यहां पे अगर इसका देखा जाए मेरे दोस्तों, इसका ग्राफ भी बना लेते हैं और इसका ग्राफ जो है, यहां पे मैं बात करूंगा गति और लोड। गति और लोड भाई साहब, इसका ग्राफ ऐसे रहता है यो, ठीक है। मैं बात करूंगा यहां पे गति और टॉर्क के बारे में, तो गति और टॉर्क होता है वो भी इस प्रकार से होता है। और मैं बात करूंगा यहां पे कि लोड और टॉर्क के बारे में, लोड ये टॉर्क हो गया और ये लोड हो गया, तो इसके बारे में मैं बात करता हूं। तो ये होता है इस प्रकार से यहां पे। तो इसमें गति और लोड होता है, तो इसमें गति और टॉर्क होता है, क्योंकि सीरीज मोटर में लोड धारा, सीरीज धारा और आपकी एक कौन सी धारा है, आर्मेचर धारा। ये धाराएं आपस में क्या होती है मेरे दोस्तों, बराबर होती है। जब ये बराबर होती है तो यहाँ कोई सी भी धारा ले लीजिए, उसमें जो गति होती है, तो यहाँ पे जो गति होती है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के क्या होती है दोस्तों, समानुपाती होती है। जो यहाँ पे गति होती है, या कह दीजिए यहाँ पे जो गति होती है टॉर्क के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। इस चीज को ध्यान रखना। और यहाँ पे जो होता है, जो लोड और टॉर्क होता है, ये एक दूसरे के विलोम अनुपाती होता है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छे से आपको पता होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस मोटर में जो टॉर्क होता है यहाँ पे मैं कहूंगा, अगर जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर धारा के वर्ग के क्या होगा दोस्तों, समानुपाती होता है। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा ना वो आर्मेचर, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है टॉर्क, ये आर्मेचर धारा की, क्योंकि दोनों बराबर है, तो मैं कहूंगा आर्मेचर धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये तो है किसमें, श्रेणी में। अगर टॉर्क जो है सीधा समानुपाती होता है यहाँ पे किसमें, तो मैं कहूंगा दोस्तों शंट मोटर में होता है। तो यहाँ पे गति होती है ये, राइट ऑप्शन, आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। क्लियर, आइए आगे चलते हैं। और आगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। थर्मिस्टर का प्रयोग करते हैं, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं, थायरिस्टर का और फेराट्रॉन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा हम कहेंगे कि थर्मिस्टर, और थर्मिस्टर एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, ये प्रतिरोध होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, थर्मिस्टर प्रयोग होता है। दोस्तों गति नियंत्रण की एक छोटा सा जुगाड़ बता देता हूं मैं आपको। गति नियंत्रण में एक तो हम करते हैं आर्मेचर नियंत्रण के द्वारा, आर्मेचर नियंत्रण के द्वारा, और एक करते हैं दोस्तों किसके द्वारा, तो मैं कहूंगा फील्ड नियंत्रण के द्वारा, फील्ड नियंत्रण, ठीक है। अब दोस्तों आपको ध्यान से समझना, देखो ये तो क्या है, फील्ड
और ये बीच में क्या है, आर्मेचर। बस ऐसे समझना जो मैं समझा रहा हूं। फील्ड भाई साहब ये बड़ा सारा है, तो बड़ा सारा है तो जहां जहां पे फील्ड का नाम आ जाए, जहां जहां पे फील्ड शब्द का नाम आ जाए, फील्ड बड़ा गति बड़ी, फील्ड बड़ा है तो गति भी बड़ी है, बड़ी का मतलब है अधिक। तो गति सामान्य से अधिक करते हो तो फील्ड का प्रयोग करो, यानी यहां पे लिख सकते हैं सामान्य से अधिक, सामान्य से अधिक। तो यहां पे फील्ड नियंत्रण के द्वारा गति सामान्य से अधिक करने के लिए फील्ड का प्रयोग करेंगे। और भाई साहब आर्मेचर हमारा छोटा सा ही है, अरे आर्मेचर छोटा सा है तो गति भी छोटी सी है, ऐसे याद रखो आप, तो गति भी छोटी सी है। जहां जहां पे आर्मेचर शब्द का नाम आ जाए ना, वहां कह दो गति सामान्य से कम। तो यहां पे जो गति होती है, गति सामान्य से कम, तो गति सामान्य से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, आर्मेचर नियंत्रण का प्रयोग करेंगे तब। और यहाँ पे फील्ड का अगर प्रयोग करते हैं तो गति सामान्य से क्या हो जाएगी, अधिक। तो यहाँ पे तो प्रयोग किसका कर रहे हैं, तो ये आपका एक परिवर्तित प्रतिरोध होता है, लेकिन ये कौन सा होता है, परिवर्तित। तो यहाँ पे परिवर्तित प्रतिरोध होता है ये, तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकताएं होती है। भाई साहब मोटर को चलाने के लिए किस किस की आवश्यकता पड़ती है, तो यहां पे मैं बात करता हूं मौलिक आवश्यकता। सबसे पहले क्या आर्मेचर जरूरी है क्या, जी हाँ, आर्मेचर तो घूमेगा। घूमेगा किसमें, तो हम कहेंगे भाई साहब चुंबकीय फ्लक्स जरूरी है। तो यहां पे चुंबकीय फ्लक्स, तो यहां चुंबकीय फ्लक्स का होना क्या है, जरूरी। नेक्स्ट यहां पे अपन बात करते हैं, आर्मेचर हो गया, चुंबकीय फ्लक्स हो गया, तो यहां पे जो रहेगा आर्मेचर और चुंबकीय फ्लक्स हो गया। तो मौलिक जो आवश्यकता रहती है वो आर्मेचर हो गया, आर्मेचर रहेगा, चुंबकीय फ्लक्स के अंदर घूमेगा। और चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, यहां पे मैं बात करूंगा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर। और कम्यूटेटर के पास में क्या होगा दोस्तों, ब्रश। कम्यूटेटर के पास में क्या होगा, ब्रश। यहां पे जो मौलिक आवश्यकता रहेगी तो नंबर 4, यहां पे मैं बात करूंगा कि यहां जो सप्लाई देंगे वो सप्लाई किसको दी जाएगी, तो सप्लाई भी तो जरूरी है मोटर को, क्योंकि बिना सप्लाई के कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पे एक होता है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो यहां पे मैं बात करूंगा दोस्तों, यहां पे विद्युत ऊर्जा। तो यहां पे तो कौन कौन सी आवश्यकता हो गई, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, सॉरी आर्मेचर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय फ्लक्स कह दीजिए, कम्यूटेटर प्लस ब्रश कह दीजिए, और विद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पे ये 4 प्रकार से हो गया। तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, आर्मेचर हो गया, कम्यूटेटर ब्रश हो गई, उपरोक्त सभी, तो राइट ऑप्शन हो गया उपरोक्त सभी। डीसी मोटर में ध्यान रखना विद्युत ऊर्जा होगी, और डीसी जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा होती है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और यहाँ पे 19 नंबर है कि एक रेल के प्रचालन के लिए कौन सी मोटर का चयन करोगे। तो भैया रेल के लिए, अरे रेल छोटी मोटी है बड़ी है, तो मैंने कहा था भारी बड़ी वस्तु के लिए अपन डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करेंगे ये। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे रेल ही हो, तो रेल के साथ साथ में यहाँ पे इसका प्रयोग, जैसे आपका ट्रेन तो हो गया, ट्रेन के साथ में यहाँ पे आप ट्रेन कह सकते हो, यहाँ पे होएस्ट कह सकते हो, क्या होएस्ट, तो होएस्ट का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पे मैं बात करूंगा ट्रैक्शन, तो ट्रैक्शन का भी अपन क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे ये। क्लियर, आइए नेक्स्ट चलते हैं। लोड के बढ़ने से डीसी शंट मोटर की चाल क्या होती है। मैंने कहा कि दोस्तों यहाँ पे लोड को चाहे तो बढ़ाओ चाहे घटाओ, डीसी मोटर की जो गति होती है वो हमेशा नियत रहती है, थोड़ी सी कम हो जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम, क्योंकि मैंने बार बार ये कहा है कि जो गति होती है वो थोड़ी सी घट जाती है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा गति। तो भाई साहब गति जो होती है ना, यहाँ पे मैं बात करूंगा कि जो गति होती है यहाँ पे नियत, और नियत कितनी रहती है, तो यहाँ पे 95 में से 98% गति नियत रहती है। लेकिन यहाँ पे घटती भी है, तो घटती कितनी है, तो 2 से मात्र 5% घटती
है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। क्लियर? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, थोड़ी सी कम हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे डीसी मोटर में नो लोड क्षय। नो लोड क्षय का मतलब होता है नो लोड पर हानि की गणना करने के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला प्रयोग कौन सा है। तो मैं बात करूंगा दोस्तों यहाँ पे, आप पहले इस पे कमेंट कीजिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। मैं पानी पी लेता हूं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, तो यहां पे मैं बात करता हूं, देखो परीक्षण, परीक्षण की अगर बात करते हैं तो पहला जैसे कि मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पे स्विनबर्न परीक्षण। तो जो स्विनबर्न परीक्षण होता है ना दोस्तों, ये किसके लिए होता है, तो मैं कहूंगा नो लोड। और नो लोड जो भी होता है तो ये कौन सी हानि के लिए होता है, तो मैं कहूंगा लोहे हानि ज्ञात करने के लिए। लोहे हानि ज्ञात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कौन सी हानि ज्ञात करते हैं, लोहे हानि ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे मैं दूसरा परीक्षण अगर आपसे पूछना चाहूं, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे सीरीज मोटर यहाँ पे बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होती है। नंबर 2 की मैं बात करता हूं यहाँ पे दोस्तों, एक होता है हॉपकिंस। क्या होता है, हॉपकिंस। और हॉपकिंस को अपन यहाँ पे जो हॉपकिंस होता है इसको बैक टू बैक भी कहते हैं, बैक टू बैक, या इसको हीट रन टेस्ट भी कहते हैं, हीट रन टेस्ट भी, या रीजनरेटिव टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। हॉपकिंस टेस्ट को यहाँ पे बैक टू बैक या हीट रन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ये फुल लोड टेस्ट होता है, यानी फुल लोड, तो फुल लोड पर किया जाता है, फुल लोड या पूर्ण भार आप कह सकते हो। दूसरी चीज यहाँ पे कौन सी हानि के लिए होगा, तो मैं कहूंगा ये आपके ताम्र हानि के लिए होता है, ताम्र हानि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं दोस्तों बात करूंगा कौन सा, ब्रेक टेस्ट जो होता है, ब्रेक टेस्ट। तो जो ब्रेक टेस्ट होता है ना, ये ओनली फॉर सीरीज मोटर के लिए होता है। कौन सी मोटर के लिए होगा, सीरीज मोटर के लिए होता है, सीरीज मोटर के लिए होता है। स्विनबर्न जो होगा ये ओनली फॉर किसके लिए होगा, नो लोड के लिए। हॉपकिंस होगा ये किसके लिए होगा, तो मैं बात करूंगा फुल लोड के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे नो लोड पूछ रहा है, नो लोड पे स्विनबर्न यानी स्विनबर्न हो जाएगा दोस्तों। ब्रेक टेस्ट, रनिंग डाउन टेस्ट और फील्ड टेस्ट ये अलग अलग होते हैं। आइए दोस्तों, डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि में अनुपातिक होती है। यहाँ पे वाइंडिंग के माध्यम से जो कॉपर हानि होती है ना, में अनुपातिक होती है। किसमें पूछ रहा है दोस्तों, कॉपर हानि में। और जो कॉपर हानि होती है यानी कि हमारी ताम्र हानि होती है, मैंने शुरू में बता दिया, ताम्र हानि जो होती है I²R होता है। तो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, अनुपातिक यानी समानुपाती, तो धारा के वर्ग के हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। आइए दोस्तों, डीसी मोटर का घूर्णनशील भाग क्या कहलाता है। तो दोस्तों डीसी मोटर में जो भाग घूमता है यही तो भाग होता है कि जो भागता है, ये तो आपका कम्यूटेटर होता है, ये तो क्या है, कम्यूटेटर होता है, ये भी घूमता है, तो ये पूरा क्या कहलाएगा, तो ये होता है आर्मेचर। कौन सा हो जाएगा, आर्मेचर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्मेचर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, डीसी मोटर में लोहा क्षति किसमें होती है। दोस्तों मैं बार बार आपसे कह चुका, यहाँ पे ये आपका मोटर का स्टेटर होता है। ये क्या है, स्टेटर। और स्टेटर के अंदर जो हानि होती है ना, स्टेटर में जो हानि होती है दोस्तों ध्यान रखना, स्टेटर में जो हानि होती है ये आपकी ताम्र हानि होती है। यहाँ पे स्टेटर में कौन सी हानि होगी, तो मैं कहूंगा ताम्र हानि होती है। इसमें लोहे हानि नहीं होती है, यहाँ पे मैं कहूंगा लोहे हानि दोस्तों नहीं होती है, स्टेटर में लोहे हानि नहीं होती है। इसके बीच में ये आर्मेचर होता है और आर्मेचर के अंदर यहाँ पे लोहे हानि भी होती है, लोहे व ताम्र दोनों हानि होती
है। क्यों? क्योंकि इस आर्मेचर में क्या होता है, इसके अंदर ये आर्मेचर के अंदर यहाँ पे एसी होती है। एसी होती है क्योंकि कम्यूटेटर लगा होता है, तो कम्यूटेटर डीसी को एसी में बदल देता है। तो यहाँ एसी होने के कारण इसमें लोहा हानि होती है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो हम कहेंगे लोहा हानि किसमें होती है, ओनली फॉर आर्मेचर के अंदर होती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। हाँ जी, अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस प्रकार की डीसी मोटर के लिए ब्रेक टेस्ट प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अभी जस्ट बताया था मैंने ब्रेक टेस्ट, तो ओनली फॉर आपके जो छोटी ये सॉरी कौन सी मोटर है, सीरीज मोटर होती है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो लघु अश्व शक्ति मोटर होती है, उच्च गति मोटर होती है, और उच्च अश्व शक्ति मोटर होती है, परिवर्तित स्पीड मोटर होती है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे कि आपके जो लघु अश्व शक्ति होती है यानी छोटे आकार की होती है, तो उसके लिए हम प्रयोग किया जाता है, यानी कि सीरीज मोटर जो होती है वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर स्टार्टर का प्रकार नहीं होता है। दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था यहाँ पे स्टार्टर। स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, और यहाँ पे 4 पॉइंट। तो ये चलाया जाता है किसके लिए, तो मैं बात करूंगा कंपाउंड मोटर के लिए। ये होता है किसके लिए, शंट के लिए, और ये होता है किसके लिए, तो श्रेणी मोटर के लिए होता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा 8 पॉइंट स्टार्टर होता ही नहीं है। तो ठीक है, तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डीसी मोटर के आर्मेचर में 12 स्लॉट्स प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट्स है, तो कंडक्टरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 स्लॉट है, 39 स्लॉट नहीं, 39 चालक है दोस्तों, ये चालक है, यानी 12 स्लॉट, 1 मिनट, 12 कंडक्टर प्रति कंडक्टर नहीं, 12 स्लॉट प्रति कंडक्टर के साथ 39 चालक है, तो कुल कंडक्टरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अपन कहेंगे 12, जैसे सपोज कुछ भी मान लीजिए, यानी यहाँ पे एक को अपन को क्या करना पड़ेगा, कंडक्टर मानना पड़ेगा। यानी एक कंडक्टर में 12 कितने, एक स्लॉट्स के अंदर, एक स्लॉट में 12 कंडक्टर है, यानी 12 कंडक्टर प्रति स्लॉट के साथ 39 स्लॉट नहीं। इसमें दोस्तों ऐसे है, आर्मेचर में 12 स्लॉट्स है, एक आर्मेचर है और उसमें कितने हैं, मैं कहूंगा 12 स्लॉट्स है, और एक स्लॉट के अंदर हाँ ऐसे है दोस्तों, ये समझो ध्यान से। टोटल स्लॉट, यहां पे स्लॉट की संख्या है टोटल 39, और एक जो स्लॉट है ना, एक स्लॉट में जो तार है वो है 12, यानी 12 कंडक्टर ये है दोस्तों। तो ये पूछ रहा है कि टोटल कितने हुए, तो कुल कंडक्टर, क्लियर, तो कुल कंडक्टर कितने होंगे, तो मैं कहूंगा कुल कंडक्टर होंगे यहाँ पे 39 इंटू 12, तो 12 नाम का 108, यहाँ पे 10 हो गया, और 12 12 12 36 और 10 कितना हो गया, 46, तो यहाँ पे 468 हो जाएगा, 468 राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन होता है। क्लियर। वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण क्या है, दोस्तों ये डीसी मोटर की एक गति नियंत्रण विधि होती है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक आर्मेचर होता है, एक आर्मेचर यहाँ होता है, इसके अंदर यहाँ पे ब्रश लगाई जाती है कम्यूटेटर पर, ठीक है, यहाँ पे, और इसको कैसे जोड़ा जाएगा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से। इसकी यहाँ पे अब होती है फील्ड वाइंडिंग, ये, और फील्ड वाइंडिंग को दोस्तों यहाँ ऊपर एक अलग से बसबार आती है, उससे जोड़ दिया जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो होता है ना, ये अलग से थोड़ा सा सिस्टम होता है दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया जाता है। अब ये अलग होता है इससे, 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 इस प्रकार से, ठीक है। और इसका जो ये जनरेटर है दोस्तों, ये क्या है, ये जनरेटर है और ये मोटर है। तो यहाँ पे एक मोटर लगाई जाती है, और ये मोटर होती है दोस्तों 3 फेज मोटर होती है। तो यहाँ पे ये 3 फेज मोटर होती है एसी। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से कनेक्ट किया जाता है, मैं बात करता हूँ दोस्तों, ऐसे ऐसे,
और ये होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से होता है। थोड़ा सा आपको अलग दिख जाए तो मैं पूरा मिटा देता हूँ, इसको सही बना देता हूँ। ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रॉस में, और ये ऐसे और ऐसे। अब यहाँ पे ये इस प्रकार से जुड़ा होता है, तो ये रिवर्सिंग स्विच होता है दोस्तों, रिवर्सिंग स्विच होता है। तो मोटर को उल्टी और सीधी घुमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी कौन सी विधि कहलाएगी? वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण में कितनी मशीन होती है? एक मशीन, ये दो मशीन और ये तीन मशीन होती है। यानी एक जनरेटर होता है, एक डीसी मोटर होती है और एक थ्री फेज एसी मोटर हम प्रयोग करते हैं। ये एक प्रकार की वोल्टेज नियंत्रण विधि होती है, वोल्टेज नियंत्रण। ये एक प्रकार की कौन सी नियंत्रण विधि होगी? वोल्टेज नियंत्रण विधि होती है। तो राइट ऑप्शन तो वोल्टेज नियंत्रण ही आ जाता है। क्लियर? आइए दोस्तों नेक्स्ट, एनवीआर कॉइल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एनवीआर ही एनवीसी होती है दोस्तों। एनवीआर का मतलब होता है यहाँ पे नो वोल्ट रिलीज कॉइल होता है, नो वोल्ट रिलीज कॉइल होता है। तो राइट ऑप्शन तो यही हो गया। एक होता है एनवीसी यानी कि नो वोल्ट कॉइल। तो यानी यहाँ पे नो वोल्ट कॉइल होता है। और ये जो नो वोल्ट जो कॉइल होती है, ये आपके पतले तार, क्या पतले तार अधिक लपेट, पतले तार अधिक लपेट के अंदर बनाया जाता है। इसका जो कार्य होता है किसी लीवर या किसी प्लंजर को जकड़ना होता है। तो यहाँ पे तो राइट ऑप्शन हो गया आपका 29 में ए ऑप्शन हो जाता है। आइए नेक्स्ट, एक डीसी सीरीज मोटर किसके लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो मैं कहूंगा डीसी सीरीज मोटर जो होती है ये किसके लिए होती है? तो भारी लोड के लिए दोस्तों। पंप जो होती है यहाँ पे संट मोटर प्रयोग की जाती है। खराद मशीन के लिए भी संट मोटर प्रयोग की जाती है। जो पंच प्रेस होती है यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके कौन सी मोटर प्रयोग होती है? कम्युलेटिव। तो यहाँ पे कम्युलेटिव होगी। और क्रेन के लिए जो होता है ये आपकी श्रेणी मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट, यहाँ पे भंवर धारा का किसी डीसी मशीन के खालिस्तान के हिस्से में सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान कब होगा? क्वेश्चन कह रहा है कौन से भाग पर? योक यानी बॉडी पर नुकसान होगा क्या? आर्मेचर, फील्ड पोल, कम्यूटेटिंग। दोस्तों सबसे ज्यादा भाग कौन सा घूमता है? तो हम कहेंगे आर्मेचर। सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है या सबसे ज्यादा जो हानि होती है ना, वो कौन से पे होती है? आर्मेचर पर होती है। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पे एक दिष्ट धारा मोटर पूर्ण भार पर 1725 आरपीएम और शून्य भार पर 1775 आरपीएम पर चलती है। तो गति नियमन क्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अपन कहेंगे गति नियमन ज्ञात करना है। तो गति नियमन यानी एन, गति नियमन वोल्टेज रेगुलेशन यानी एन आर अपन को ज्ञात करना है। तो नो लोड यानी फुल लोड माइनस नो लोड यानी फुल लोड, एन एफ एल माइनस एन एल अपोन में एन एल आ जाएगा ना यहाँ पे। तो एफ एन एल पर कितना है? पूर्ण लोड पर 1725 माइनस 1775 हो जाएगा नो लोड पर, और अपोन में नो लोड आ जाएगा 1725, इनटू में क्या आ जाएगा दोस्तों? 100। अब 1725 है और यहाँ पे 1775 अंतर लेना है ओनली, तो 50 का आ जाएगा। 50 इंटू 100 तो 5000 हो गया। और 5000 में भाग देना है कितना? इसका इंटू में, सॉरी इंटू तो कर ही दिया ना ये। अब इसको आप काट लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों काटते हैं तो सीधा सीधा अपन कहते हैं कि भाई 25 से काट लीजिए। 25 दूना 50 होता है तो 200, और 25 एकम यानी 25 सिंह 150, 25 सिंह 150 होता है यानी, तो कितना बचा? 22 यहाँ पे। तो 25 नाम का ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर इसको थोड़ा सा 7 मान लेता हूँ तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 2 बारी आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये
आपका 2.9%, 2.9% होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये, आइए आगे चलते हैं दोस्तों। एक डीसी मोटर के चालक के घूर्णन की दिशा द्वारा निर्धारित की जा सकती है। दोस्तों घूर्णन की दिशा किसके द्वारा की जा सकती है? तो यहाँ पे घूर्णन की दिशा अगर ज्ञात करनी है तो फ्लेमिंग का बायां हाथ, शुरू में ही बता दिया था मैंने, फ्लेमिंग का बाएं हाथ के द्वारा ही घूर्णन की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अगर घूर्णन की दिशा बदलने में क्या क्या प्रयोग होता है, तो मैं कहूंगा दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि ये है हमारी फील्ड और ये है आर्मेचर, तो यहाँ पे या तो आप फील्ड वाइंडिंग के सिरे चेंज कर दीजिए या फिर आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे चेंज कर दीजिए, आपके मोटर की घूर्णन दिशा है वो बदल जाएगी दोस्तों। ठीक है, दोनों को चेंज मत कीजिएगा, किसी एक को चेंज कर दीजिएगा। अगर यहाँ सप्लाई टर्मिनल चेंज करते हो तो भी दिशा नहीं बदलेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अपन कहेंगे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट होता है। विद्युत मशीन में एक पोल पिच होता है। दोस्तों ध्यान रखना, एक पोल पिच जो होता है, यहाँ पे एक पोल पिच जो होता है, तो यहाँ पे पोल पिच की अगर मैं बात करूं दोस्तों, पोल पिच, जो पोल पिच होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। देखो अगर इसको पूरा लिखो आप, तो विद्युत मशीन की बात कर रहा है तो विद्युत डिग्री, विद्युत कोण बराबर होता है P/2 इंटू यांत्रिक कोण, यांत्रिक कोण कह सकते हो आप। ठीक है, इसको आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो भाई यहाँ पे विद्युत कोण तो ये होता है, लेकिन ये पोल पिच पूछ रहा है, पोल पिच पूछ रहा है तो बराबर 180 डिग्री विद्युतिक होता है। एक पोल पिच होगा तो एक पोल पिच तो, अरे दोस्तों यहाँ पे ये कह रहा है, अब देखो सूत्र तो हमारा ये हो गया, और एक पोल पे पूछ रहा है तो विद्युत कोण बराबर कितना होगा, पोल की जगह मैं क्या लिखूंगा 1, और यहाँ पे ये 2 इंटू में कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये कटा सीधा 180 से, तो ये 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 180 डिग्री विद्युत आ जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका 180 डिग्री विद्युत हो जाता है। सॉरी, यांत्रिक कोण आएगा, तो यहाँ पे मैं कहूंगा ये यांत्रिक कोण हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे आगे चलते हैं 35 नंबर पे। डीसी मशीन की दक्षता अधिकतम होगी जब परिवर्तित हानि किसके बराबर होगी? दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था आपको कि अधिकतम दक्षता, यानी कि यहाँ पे अधिकतम, तो यहाँ पे ताम्र हानि जो होती है वो बराबर लोह हानि के होती है। लोह हानि, ये चीज मैंने बताई थी, लोह हानि आपके क्या है, नियत हानि होती है, और ताम्र हानि परिवर्तित होती है। तो भैया परिवर्तित हानि नियत हानि के क्या होती है, बिल्कुल बराबर होती है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था। आइए डीसी शंट मोटर में आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदलने पर क्या घटित होता है? दोस्तों यहाँ ये कह रहा है कौन सी शंट मोटर है, तो यहाँ पे इस प्रकार से ये होता है, तो ये, और ये कह रहा है आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल देते हैं तो मोटर दोस्तों उसी दिशा में चलेगी, नो चेंजेस। क्यों? दोनों वाइंडिंगों की दिशा बदल जाती है तो मोटर भी उसी दिशा में चलेगी, मोटर बंद हो जाएगी, डी नहीं, मोटर उसी दिशा में सामान्य गति से काम करेगी जिस पर कर रही थी। बिल्कुल सही बात है कि ये पहले की तरह ही चलती रहेगी दोस्तों, क्योंकि वो आपस में क्या बदल रहा है, आपूर्ति टर्मिनल बदलता है, इसलिए गति बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है। अगर वो ये कहता कि मुझे केवल शंट वाइंडिंग बदलनी है या फिर आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे बदलने हैं, तो गति क्या हो जाती, विपरीत दिशा में हो जाती। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, डीसी मोटर के जो चालक होते हैं खालिस्तान धारा का प्रवाह होता है। तो डीसी मोटर में जो चालक होता है आर्मेचर होता है, तो आर्मेचर में धारा का प्रवाह होगा, कैसा होगा, तो हम कहेंगे ओनली फॉर ये। तो दोस्तों डीसी मोटर जो होती है, डीसी मोटर के अंदर जो चालक होता है, चालक का मतलब आर्मेचर ही लिया जाता है यहाँ पे, तो आर्मेचर में कौन सी धारा होगी, ओनली फॉर एसी होती है। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सीरीज वाइंडिंग में संबंधित निम्न में से क्या होता है? दोस्तों सीरीज वाइंडिंग मैंने शुरू में बता दिया कि सीरीज वाइंडिंग जो होती है, यानी ये सीरीज वाइंडिंग, तो ये जो सीरीज वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग, तो ये जो सीरीज वाइंडिंग है ये मोटे तार की होती है, मोटे तार और कम लपेट की होती है। तो मोटे तार कम लपेट की होती है, मैंने शुरू में बता दिया था।
क्योंकि ऐसा प्रश्न कोई भी नहीं है जो मैंने नहीं बताया। विद्युत मोटर द्वारा ऊर्जा को कौन से रूप में मिलना है? विद्युत मोटर में, विद्युत मोटर द्वारा ऊर्जा का कौन सा रूप मिलना है? लास्ट में क्या मिलेगा? तो मैं कहूंगा लास्ट में तो यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है गतिज ऊर्जा। कौन सी? गतिज ऊर्जा। डीसी मोटर स्टार्टर के हत्थे का मतलब होता है जो हैंडल होता है, वो हैंडल को खालिस्तान की तरह हटना चाहिए। तो दोस्तों धीरे धीरे जो हमारा होता है हैंडल, ऐसे धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप हटाया जाता है। स्टेप से हल्के हल्के नहीं, स्टेप से सुचारू रूप से, हम कहेंगे स्टेप से सुचारू रूप से चलाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये था हमारा पूरा का पूरा सेशन। यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगा। लास्ट में दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, अगर आप थोड़ा सा मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस इतना सा कर दीजिए कि वीडियो को अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इस पे शेयर कर दीजिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, बस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर मुलाकात करते हैं नए चैप्टर के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद मेरे दोस्तों।